भरत तिवारी मर्डर केस में बिहार पुलिस पर ताबड़तोड़ एक्शन होना जरूरी हो चुका है। क्यों जरूरी हो चुका है? क्योंकि भरत तिवारी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आ चुका है। आज इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए बताएंगे कि किस कदर बिहार पुलिस ने एक तरीके से मासूम की जान लेने से पीछे नहीं हटी और एक एक कर 5 गोली मारी है। पांचों की पांचों गोली कहां लगी है उसका पूरा ब्यौरा बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कि बिहार पुलिस अपनी साख को बचाने के लिए एक महज 20 किलोमीटर के दायरे में पहुंचते पहुंचते वो 5 गोली जो लगी थी ना, वो 3 गोली में बदल दी जाती है। और इस तरीके से बदली जाती है कि जो 5 गोली के जो दावे किए गए थे उसमें से फटाफट 2 गोली पर टाके लगा दिए जाते हैं, ताकि एक तरीके से हत्यारे पुलिस वालों को बचाया जा सके। बताएंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए किस अफसर की गोली से कितनी गोली चली है और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट के लिए किन किन की गोली को भेजा गया है। बताया यह गया था कि 10 से 12 राउंड फायर किया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 जिंदा कारतूस मिले हैं उस जगह से। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार पुलिस ने जो रवैया अपनाया, अपने अफसरों को बचाने की जो कवायद की, और उसी में जो भरत तिवारी की जो छोटे भाई हैं वो तो बकायदा पुलिस में थे, उन्हें किस कदर नौकरी से निकाल दिया जाता है। पता लगेगा भी आपको इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए कि बिहार पुलिस डिपार्टमेंट से पंगा लेना एक आम नागरिक के लिए कितना भारी पड़ सकता है, और उसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले उसके भाई पर किस तरीके से कहर टूट पड़ता है प्रशासन का, आप जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्यों आया है। क्योंकि जब पुलिस ने भरत तिवारी को गोली मारी थी और इसके बाद जब कई तरीके से मेडिकल रिपोर्ट आई, कई सारी चीज़ें आई, तो साफ साफ आ रहा था कि 3 गोली लगी हैं। यहाँ तक कि जो भरत तिवारी की माँ है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि उन्होंने मेरे बच्चे को नीचे गड्ढे में गिरा दिया और उसके बाद उसे 5 गोलियों से भून दिया। तो ये जो मेडिकल रिपोर्ट है इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है 5 गोलियों का। पहली बार यह कंफर्म हुआ है कि भरत तिवारी को बिहार पुलिस के द्वारा 5 गोलियां मारी गई थी और वो कहां कहां पर लगी। तो ऐसे में जो पहली गोली थी वो बाईं जांघ के ऊपरी अगले हिस्से में लगती है, यानी कि सामने की तरफ जो बाईं जांघ का ऊपरी हिस्सा था वहां पर बिहार पुलिस की एक गोली लगती है। इसके बाद जो दूसरी गोली थी वो बाईं जांघ के बीच के अंदरूनी हिस्से में धंस गई, मतलब कि एक गोली जो थी वो लगी के आर पार चली गई और दूसरी गोली बाईं जांघ के ही ऊपरी हिस्से में जैसे पुलिस वाले मारते हैं वो उनकी जांघ में जाकर धंस जाती है। तीसरी गोली की बात करें तो वो दाईं जांघ के बीच के अंदरूनी हिस्से में जाकर लगी थी, यानी कि यहाँ अगर आपने देखा होगा पहली और जो दूसरी गोली थी वो बाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से में लगी थी और तीसरी वाली जो गोली है वो दाईं जांघ के अंदरूनी हिस्से में लगी। इसके बाद चौथी गोली जो मारी गई वो दाईं जांघ के बाहरी हिस्से के, यानी कि पीछे की साइड मारी गई और अंदरूनी भाग को चीरती हुई वो बाहर निकल गई, इसका जिक्र किया गया। इसके अलावा और 5वीं गोली आप यूँ समझिए कि जो उनकी बायां पैर था उसके पिछले भाग में, काफ का जो एरिया होता है वहाँ पर मारी गई थी। और ये जितनी भी गोलियां हैं अगर आप इन्हें नोटिस करने की कोशिश करेंगे तो कमर के नीचे के हिस्से में मारी गई। तो यहाँ पर बिहार पुलिस ने जो अपनी नौटंकी नुमा स्क्रिप्ट लिखी थी जिसमें ये कहा जैसे कि यूपी पुलिस जब एनकाउंटर करती है तो ऑपरेशन लंगड़ा चलाती है, पैर पर गोली मारती है, तो ठीक उन्होंने भी यही रखा कि अगर कल को कुछ होता भी है तो साफ तौर पर कहेंगे कि हम लोग अपने बचाव में गोलियां चला रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि पुलिस वालों को एक शख्स से बचने के लिए क्या 5-5 गोलियां चलानी पड़ी, और वो भी अगर आप नोटिस करेंगे तो सारी की सारी गोली सेम ही पैटर्न पर लगी हैं। यानी कि जो भरत तिवारी की माँ जो सबसे पहले आई थी और साफ तौर पे मीडिया के सामने बोल रही थी, वो बार बार कह रही थी कि पुलिस वालों ने बदला लिया है, उन्होंने मेरे बच्चे को गड्ढे के अंदर गिरा दिया और उसके बाद उसे 5 गोलियां मारी। और अगर आप इन 5 गोली का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उन 5 गोलियों का पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न बिल्कुल सेम नजर आएगा। दाईं और बाईं जांघ में उसी तरीके से गोली मारी गई है, ऊपरी हिस्से में दोनों जांघ की गोली लगी, इसके बाद अंदरूनी हिस्से में जाकर गोलियां धंस जाती हैं और जो बाईं टांग थी उसके काफ के एरिया में भी गोली मारी जाती है। तो सेम पैटर्न इस्तेमाल किया गया बिहार पुलिस के द्वारा। और ऐसे में आत्मरक्षा में पुलिस वाले अपनी आत्मरक्षा कर रहे थे एक शख्स से, और सोचिए उस पर 5-5 गोलियां
दाग दी। अब ऐसे में जब बिहार पुलिस के एसपी पहुंचते हैं, आपने देखा होगा, हमने आपको कई तरह से विजुअल भी दिखाए थे कि बातचीत करने जाते हैं, माँ से पूछते हैं, भाई से पूछताछ करते हैं, उनको एक तरह से ये कह रहे थे कि हम सारी चीज़ें ठीक कर देंगे। तो जो मीडिया में दिखाया जा रहा था, जो मीडिया कैप्चर कर रही थी, वो सिर्फ ये दिख रहा था कि एसपी साहब गए हैं, वहाँ का पूरी दशा और हाल ले रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची। लेकिन अंदर की खबर क्या है कि इस परिवार को धमकाया गया है। जो उनके भाई हैं, जो उनकी माँ है भरत तिवारी की, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब एसपी साहब आए तो वो हमको ये बोलकर गए कि अगर मीडिया के सामने चले गए, अगर कैमरे पर तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हारा हाल भी वैसा करेंगे जैसा भरत तिवारी का हुआ, यानी कि तुम्हें भी उसी तरीके से मार दिया जाएगा। जो भाई हैं, जो माँ है, वो साफ तौर पे ये चीजें बता रहे हैं। बोला गया कि ये सब बंद करो, आंदोलन बंद कराओ, तुम्हारे हाथ में, तुम बंद करा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे भाई का हाल हुआ। किसके द्वारा बोला गया ये हमारे आईपीएस साहब बोल रहे हैं यहाँ के जिला के। और ऐसे में आपको आज एक वीडियो भी दिखाएंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि बिहार पुलिस की दादागिरी किस तरह से चल रही है, किस तरह से उनकी दबंगई चल रही है। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, ये आशीष तिवारी हैं, भरत तिवारी के चचेरे भाई हैं, और ये भी बिहार पुलिस में सिपाही यानी बतौर कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। लेकिन अब इन पर कार्रवाई हो गई है, इन पर इस तरह से कार्रवाई हो गई क्योंकि इन्होंने अपने भाई भरत तिवारी के हक में आवाज उठाई, बिहार पुलिस से सवाल कर दिया। और इस पर जो बिहार पुलिस थी, उन्हें लगा कि खाकी वर्दी पर कोई सवाल कैसे कर सकता है, हमारे अफसरों पर कोई सवाल कैसे कर सकता है, और वो भी बिहार पुलिस का एक कांस्टेबल। और ऐसे में जब इन कांस्टेबल को बुलाया जाता है बिहार पुलिस के सामने, अधिकारियों के सामने, और पूछते हैं कि ये जो आपने बवाल काटा है, ये जो आप सारी चीजें कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, इसका आप हमें जवाब दीजिए। आप एक बिहार पुलिस में खाकी वर्दी वाले हैं, आप एक पद पर तैनात हैं, और इस तरह से आप ये चीजें क्यों कर रहे थे। और इस पर जब आशीष तिवारी ने जवाब दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सर, हमारे घर में इस तरीके से घटना घट गई है, मेरे भाई का एनकाउंटर कर दिया गया, और वो साफ तौर पे एनकाउंटर नहीं है, वो पूरी तरह से गलत है। और जब ये सारे जवाब दिए गए तो उन्हें सीधे तौर पर वार्निंग दे दी गई और उन पर कार्रवाई की गई, उन्हें सस्पेंड किया गया और कहा गया कि जो आप ये जवाब दे रहे हैं ना, इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। एक बार आप वीडियो देखिए कि किस तरह से जो कांस्टेबल हैं, जो आशीष तिवारी है, वो बिहार पुलिस की पोल खोल रहे हैं, बता रहे हैं कि हम बिहार पुलिस को छोड़ने वाले नहीं हैं। एक सिपाही के कभी औकात नहीं है बिना परमिशन के किसी को गोली चलाने का। जो परमिशन दिया है उसको पहले बर्खास्त कीजिए, उस पर केस कीजिए। औकात है किसी का? ये औकात हम दिखाएंगे, ये औकात क्या होता है। आके हमको पकड़ के लेके जाए, औकात है तो एक हफ्ते के अंदर अगर न्याय नहीं मिला, खाना खा देंगे, जबान दे रहे हैं तो सुना आपने किस तरीके से जो आशीष तिवारी हैं, वो बिहार पुलिस की पोल खोल रहे हैं, उनको अल्टीमेटम दे रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर मेरे सामने आप टिक कर दिखाइए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। और बिहार पुलिस को सवाल का जवाब देना ही होगा, क्योंकि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमने आपको बताई, ये तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब एफएसएल की टीम की रिपोर्ट आएगी तो और भी कई परतें खुलती जाएंगी, जिससे बिहार पुलिस की पोल खुलेंगी। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जब बिहार पुलिस के हाथों एनकाउंटर हो जाता है और जब खबर पूरी आती है तो कहा जाता है बिहार पुलिस के द्वारा कि जो भरत तिवारी थे, उन्होंने 10 से 12 राउंड की फायरिंग की थी। अब वहाँ पर जो भी खोखे वहाँ पर मिले हैं, जो एफएसएल टीम को मिले हैं, तो ऐसे में जब जांच की जाएगी तो जितने भी खोखे मिले हैं उनकी जब जांच होगी तो पता चलेगा कि भरत तिवारी के पास जो पिस्टल थी जिससे वो गोली चला रहे थे, ऐसा जो बिहार पुलिस के मुताबिक, तो क्या उसमें से कोई गोली निकली है? क्या 10-12 राउंड की जो फायरिंग हुई उसमें उतने खोखे थे जो भरत तिवारी की गोलियों से निकले? पहली चीज़ तो ये जांच होगी। इसके बाद दूसरी ये जांच होगी, क्योंकि जो पूरा ये अभी तक जो एनकाउंटर हुआ, जिसे मर्डर भी बोला जा रहा है, वो जो पूरी कहानी निकल कर आई, उसमें पता लगता है कि जो थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार थे, उनकी सर्विस रिवॉल्वर से 1 गोली चली, बाकी की जो थी वो एसटीएफ की टीम से चलाई गई, यानी कि 4 टोटल 5 गोलियां थी, 1 राजेश मालाकार की और 4 एसटीएफ की टीम से। तो जो एफएसएल की टीम खोके लेकर गई है, जब उनकी जांच हो रही है, वो पिस्टल से मैच की जाएगी, ये पता लगाया जाएगा किसके पिस्टल से वो गोली चली है, क्या वो सर्विस रिवॉल्वर राजेश मालाकार की 1 ही गोली चली, एसटीएफ ने ही सारी गोली चलाई। तो जब ये सारी कहानी भी साफ हो जाएगी तो पुलिस की जो थ्योरी है, या जो पुलिस मनगढ़ंत कहानी बता रही है कि
कि हमारे से कुछ ही दूरी पर पिस्टल पड़ी थी, इतनी देर में भागकर जो जिसने सरेंडर किया था भरत तिवारी ने, वो पिस्टल फेंकता है और वो हमारे करीब थी, लेकिन उतनी देर में जो भरत तिवारी वो भाग कर आता है, पिस्टल उठा लेता है और हम पर 10 से 12 राउंड फायरिंग करना शुरू कर देता है। हम डर जाते हैं और बचाव में हमने गोली चला दी और गोली चलाने के बाद वो सीधे तौर पर उन्हें अस्पताल भी ले जाते हैं, जहां वो उनकी मौत हो जाती है। तो ये जो पूरी मनगढ़ंत कहानी है, इसकी पोल भी खुल जाएगी जब फॉरेंसिक की टीम बाकायदा एक रिपोर्ट बनाएगी और उसमें साफ कर देगी कि जो खोखे मिले हैं उसमें कितने गोलियां जो है किसकी पिस्टल से चलाई गई हैं, कौन सी वो रिवॉल्वर थी और क्या भरत तिवारी ने भी वहां पर गोली चलाई थी। देखिए, इस पूरे केस में जो भद पिटी है बिहार पुलिस के मुस्तैद जवान जो उस वक्त वहां पर खड़े थे, जब भरत तिवारी ने अपना पिस्टल फेंका सरेंडर करने के लिए, तो उनसे उनकी जो दूरी थी लगभग 4 मीटर की दूरी थी और जो पुलिस वाले जो वहां पे खड़े थे वहां से जो पिस्टल की दूरी थी महज 1 मीटर थी। अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस, जो उनके होनार अफसर हैं, उन्होंने कहा कि 4 मीटर दूर से भागकर भरत तिवारी पिस्टल के लिए झुकता है, उठाता है, पिस्टल को कॉक करता है, फिर हम पर गोली चलाता है और हम जो मुस्तैद जवान थे आलस में उबासी ले रहे थे, क्योंकि उनसे तो गोली तब चलाई गई जब भरत तिवारी जब उन पर पहली बार फायर करता है। अब यहां पर दिक्कतें क्या क्या हैं, देखिए, जो 5 गोली लगी हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई हैं, उन सब के एंगल एक ही किस्म के हैं। मान लीजिए आप किसी को गोली मारते भी हैं, जब गोली लगती है तो आदमी थोड़ा सा पीछे की ओर जाता है, उसे गोली लगती है। अब यहां पर जो गोली लगी है, पांचों की गोली का एंगल एक ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या किसी ने हाथ पैर पकड़कर गोली मारी है, क्योंकि जो गोली का एंगल है कहीं भी दाएं बाएं नहीं है। सोचिए, आप किसी को गोली मारेंगे, वो पीछे हटेगा, दूसरी गोली लगेगी तो कुछ और एंगल में जाएगी। यहां पर सबके सब एंगल बिल्कुल एक हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कितने रेंज से मारा गया, क्या सामने से मारा गया है, क्या पिस्टल या किसी हथियार को सटा के मारा गया है। तो ऐसे में जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया, देखिए, जब आप किसी को जो कोई सामने से कोई गोली मारता है, अगर कोई गोली चिपकाकर कोई मारने की कोशिश कर रहा है, अगर वो फायर करता है तो उसके आसपास जलने के निशान बन जाते हैं, फिर ओ नुमा एक निशान बनता है जिससे गोली अंदर जाती है। तो जलने के निशान से ये पता लगाया जाता है कि गोली चिपकाकर मारी गई है या कहें पॉइंट ब्लैंक रेंज से मारी गई है। अब ऐसे में पांचों की पांचों जो गोली लगी है उसमें इस बात की तस्दीक जरूर हो रही है कि सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली नहीं मारी गई है। लेकिन खैर, यह बात भी कहा जाता है कि अगर किसी इंसान ने मोटा कपड़ा पहना हो तब भी जलने के निशान नहीं हो सकते हैं। और जिस तरीके से भरत तिवारी ने, क्योंकि गर्मी का मौसम था, शर्ट पहना हुआ था, लेकिन कई अलग अलग सोर्सेस ये भी दावा करते हैं कि अक्सर एनकाउंटर के वक्त जो पुलिसिया जो कार्रवाई होती है, वो जब उन्हें सामने से किसी को मारना होता है तो वो क्या करते हैं, बोरी को गीला कर कर उस पर से गोली मारते हैं ताकि जलने के निशान वहां पर ना बने। इस तरीके की भी कार्रवाई की जाती है पुलिस के द्वारा। अब ऐसे में क्योंकि कोई भी एंगल नहीं मिला, जो भी वर्णिता ने आपको बताई है कि जांग पर गोली लगी, दाएं जांग पर गोली लगी, जिसमें से जो शुरुआती तौर पर जो प्रथम जहां पे ले जाया गया था, मैं उस जगह का नाम बता दूं, जिस अस्पताल में, शाहपुर रेफरल हॉस्पिटल, वहां पर 5 गोली के निशान मिले थे और सब पर 0 टाइप के निशान थे, मतलब गोली की जाने के निशान थे, जिसके अंदर की तरफ घुसने की जरूर थे। अब यहां पर जो 3 घाव का साइज है उसका आधा इंच था, जबकि 2 घाव का 0.25 mm का निशान बना होता है। जो गोली का आगे वाला जब निशान देखते हैं जो पतला सा होता है, तो उस निशान से बताया जाता है। अब यहां से 22 किलोमीटर दूर उसका जब दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाता है सदर अस्पताल आरा के अंदर, तो वहां पर 3 गोली लगने की बात आती है। कहा जाता है कि बाई जांग में लगी गोली से नस फटी, जो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण बनी। अब यहां पर जो दूसरा जो अस्पताल है उसने कहा कि देखिए, बाई जो जांग में जो गोली गई वो पेट के रास्ते निकलने की कोशिश कर रही थी और इसीलिए एक तरीके से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और ज्यादा खून बहने की वजह से मौत हो गई। और सदर अस्पताल ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ 3 गोली लगी है। 2 गोलियों को जो दैनिक भास्कर की खासतौर पे रिपोर्ट है, उन्होंने बताया कि वहां पर 2 टाके लगा दिए गए, उसको सिल दिया गया ताकि पता ना लग सके कि गोली कहां से आई कहां से गई। अब इसलिए कहा जा रहा है कि एक अस्पताल बताता है 5 गोली और वही 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उन दोनों घाव को सिल कर छुपा दिया जाता है और बताया जाता है कि बाई जांग से जो गोली लगी वो पेट के रास्ते निकलना चाह रही है। अब आप सोचिए, आप भरत तिवारी सामने खड़े हैं,
पुलिस वाले इस तरफ खड़े हैं। जब आप गोली चलाएंगे, किसी को आप गोली मार रहे हैं जांग में, तो जांग में जब आप गोली मारेंगे मतलब सामने से भी, तो जो गोली है वो आर पार जानी चाहिए, मतलब जांग में लगी वो पीछे की तरफ निकलना जानी चाहिए। अब ऐसे में वो जांग में लगी गोली पेट के रास्ते निकली, तो सोचिए क्या इस बात को ना कहा जाए कि उसे पहले लिटाया गया, फिर ऊपर से जब आप गोली मारेंगे तो जो गोली है वो अंदर से सामने से गोली मारेंगे तो जांग के रास्ते पेट को निकलेगी। अब ऐसे में कोई इंसान खड़ा है, तब अगर आप उसे गोली मारेंगे तो कहीं ना कहीं वो पेट के रास्ते से जरूर नहीं जाएगी। इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं बिहार पुलिस के जो एक तरीके से कार्यशैली है, क्या उनका असली मकसद था? मकसद ये था या गुस्सा था, बदला लेना था कि कोई इंसान गिर गया है जमीन पर, या उसे खड्डे में, जिस तरीके से उनकी माताजी का कहना भरत तिवारी का कि खड्डे में गिराकर 5 गोली मारी गई है। और इसलिए सवाल उठाना बनता है उन सारे के सारे अफसरों पर जो उस वक्त वहां पर तैनात थे कि गोली जो मारी गई है कैसे मारी गई है। गोली मारने से पहले वो जो शख्स है जो वहां पे खड़ा था कैसे 4 मीटर दौड़ के आ जाता है और महज 1 मीटर दूर जो खड़ी पुलिस है वो दौड़ नहीं लगा पाती है। तो ऐसे पुलिस वालों को खाकी वर्दी पहनने का बिल्कुल भी हक नहीं है। और ये हत्यारे पुलिस वाले कहानी पर कहानी बनाते चले जाते हैं। इनको लगता है कि हम जो बोलेंगे वही सत्य वचन है, क्योंकि हम तो राजा हैं। राजा जो अपने मुख से बोल दे वही सच है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में आवाज उठाना, जब आवाज उठाई जाती है तो एक तरीके से जो भी वो मनगढ़ंत कहानी बता रहे थे उनकी परत दर परत खोलने का काम हम करते हैं। और इसलिए जब पहली बार एसपी साहब उनके घर पर जाते हैं, बताया ये जाता है उनके घर वालों के द्वारा कि एसपी साहब उन्हें धमकाते हैं, जो उनके भाई हैं उन्हें पुलिस की नौकरी से निकाल दिया जाता है। जो बिहार पुलिस एक तरीके से फेक एनकाउंटर कहें या मर्डर कहें, मर्डर करने के बाद सीना चौड़ा कर कर घूमती रहती है, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठाना और उन्हें फटाफट न्याय दिलवाने का काम करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन जैसे लोग बार बार ये काम करते रहेंगे। ये एक बार बच गए, अगली बार फिर से ये वही हरकत करेंगे, क्योंकि इन जो अफसरों का जो एक तरीके से जो बॉस था वो पहले भी 19 साल पहले भी 3 लोगों के फेक एनकाउंटर में उस पर केस चल रहा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उस अफसर को फिर से जिम्मेदारी दी गई कि उस इलाके में जाओ, उस लड़की को समझाओ बुझाओ। तो इसलिए सवाल उठाना बनता है कि क्या हम प्रोफेशनली इस केस को देख रहे थे या हम ये सोच रहे थे कि गांव का छोटा मोटा लड़का है, ज्यादा ही फरफरा रहा है, इसे तो इसकी बोलती तो हम एक ही बार पिस्टल दिखा के मुंह बंद कर देंगे। और इसके हाथ में पिस्टल आया तो आया कैसे, उस इलाके में पिस्टल पहुंचा तो पहुंचा कैसे? क्या बिहार पुलिस ने इस पर काम करने की सोची? नहीं सोची, क्योंकि एक तरीके से इच्छा शक्ति चाहिए होती है जो बिहार पुलिस के अंदर बहुत पहले ही मर चुकी है। उन्हें लगता है कि हम पर सवाल कैसे कोई उठा सकता है, और जो सवाल उठाता है उसे नौकरी से निकाल दो, जो सवाल उठाता है उसके घर पे जाके धमका दो, जो सवाल उठाता है उसे गोली मार दो। यही तो हमारा काम है। और ऐसे में हम चुभने वाले सवाल पूछते रहेंगे बिहार पुलिस से जब तक न्याय नहीं मिल जाता है। फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।